लंदन वार्ता से जवाहरलाल नेहरू और सरदार बलदेव सिंह 7 दिसंबर को वापस दिल्ली आ गए, लेकिन जिन्ना और लियाकत अली खान पाकिस्तान के लिए ताना बाना बुनने के प्रयास में वहीं रुक गए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से संविधान सभा के लिए 296 सदस्य चुने गए थे, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनमें 30 सदस्य कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन वे कांग्रेस के संगठन से बाहर के थे। उनमें ही अलादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी शिवाराव, एच सी मुखर्जी, एस राधाकृष्णन, एच एन कुंजरू आदि थे, जिनके नाम गांधी जी ने सुझाए थे। लेकिन उनमें से 207 सदस्य ही उस दिन उपस्थित थे। संसद भवन में आज जो सेंट्रल हॉल है, वो उस समय काउंसिल चेंबर का पुस्तकालय होता था। वहीं संविधान सभा के सदस्य बैठाए गए। के एम मुंशी ने अपने संस्मरण में उस दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया है। संविधान सभा के हॉल में मैं जल्दी पहुंच गया हूँ। रास्ते में गोपाल स्वामी, नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर मुझे मिले। अगर एक गैर दलीय व्यक्ति चुना जाता है तो संभव है वो अध्यक्ष बने। इसे वे विनम्रता पूर्वक खारिज करते हैं। जैसे ही मैंने संविधान सभा हॉल में कदम रखा, मैं रोमांचित हो उठा। चारों तरफ सजावट थी, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की जगमगाहट थी, मानो स्वतंत्र भारत के जन्म स्थान का वो दृश्य हो। सदस्यगण छोटे छोटे समूह में उत्तेजित अवस्था में जगह जगह खड़े होकर परस्पर बातचीत में संलग्न हैं। पूरे देश से आए मित्र यहाँ हैं। हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, उत्साह पूर्वक बातें कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता का भाव मानो हर किसी ने जबरदस्ती ओढ़ रखा है। ये सहज नहीं है, चेहरे का भाव बनावटी लगता है। के मुंशी ने यह भी लिखा है कि चर्चिल की घोषणा से चिंताजनक परिस्थिति बनी हुई है। जिन्ना की धमकी देश के लिए भयावह है। केवल आज के लिए दिल्ली से भाग गए हैं, या तो भारत का विभाजन या करोड़ों हिंदुओं का बलिदान। ये है वो कीमत जो बहुत भारी है, हमसे मांगी जा रही है। मैं एच.वी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव के पास पहुंचा। उनसे पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने इस अवसर पर संविधान सभा के लिए कोई शुभकामना संदेश नहीं भेजा है। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में संविधान सभा का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका, चीन, राष्ट्रवादी और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने शुभकामना संदेश भेजे हैं। वेवल के दिल्ली छोड़ने का कारण उनकी अंतरिम सरकार से नाराजगी थी। वे चाहते थे कि संविधान सभा का उनके हाथों प्रारंभ हो। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे नहीं माना। इस बारे में नेहरू और बेनेगल नरसिंह राव में अनेक बार बातें हुई थीं। संविधान सभा के सदस्यों में से कुछ समूह आपस में बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष किसे होना चाहिए। इस बारे में कांग्रेस सदस्यों के विचार करीब करीब स्पष्ट हैं। वे बड़े आग्रह से तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पद पर होना चाहिए। ऐसे वातावरण में ज्यादातर सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो सकते हैं। अनायास ही वे लोगों को अपनी तरफ उस समय विशेष रूप से आकर्षित कर पाते हैं जब संकट का समय होता है। इस आकर्षण का सबसे बड़ा कारण उनकी प्रामाणिक नैतिक शक्ति है। कृपलानी यानी आचार्य जे.बी. कृपलानी हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लंबे बालों में वे मिजाज से क्रांतिकारी की तरह लगते हैं। हम आपस में लंदन में हुई बातचीत पर चर्चा करते हैं। इस बारे में कृपलानी का रुख नकारात्मक है। वे उदासीनता का भाव दिखाते हैं। सरदार यानी सरदार पटेल के आते ही सबके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं उभर आती हैं। वे मानो सबको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि उनकी मुद्रा कठोर है। सरोजनी नायडू आ रही हैं। उनमें वैसी ही चपलता और विनोद भाव है जैसे कि वे अपनी तरुण अवस्था में हों। चारों तरफ उसे वे बिखेर रही हैं। जयकर, मुकुंद राव जयकर अपनी सीट पर आकर एकाकी होकर बैठे। उनकी भावपूर्ण मुद्रा तिरस्कार की है। मेरे अभिवादन को उन्होंने बहुत बेमन से ग्रहण किया। पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू आते दिखे। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे कि प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब पर अपनी मुस्कुराहट बिखेरी। अपने लेदर केस को हवा में उछाला और उसे पकड़ा। फिर अपनी सीट पर आकर बैठे। उत्सुक सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। वो जानना चाहते थे कि क्या होने जा रहा है। उन सदस्यों की उत्सुकता लंदन वार्ता के बारे में थी, जहां जवाहरलाल नेहरू इटली के निमंत्रण पर गए थे। वहां 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बहस होती रही। कोई फैसला नहीं हुआ। जिन प्रश्नों पर गहरा विवाद था, उनमें एक असम के बारे में भी था। के मुंशी ने असम के प्रधानमंत्री का अपने संस्मरण में उल्लेख किया है। गोपीनाथ बारदोलोई मुझे सबसे पहले मिले। उनकी मनोदशा अत्यंत खराब थी, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बापू यानी महात्मा गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, असम के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या प्रतिक्रिया होगी, उन्होंने मुझसे पूछा। कैबिनेट मिशन प्लान में समूह की व्यवस्था पर मैंने लिखित सलाह दी है कि वो राज्यों के लिए स्वैच्छिक है।
अलादी कृष्णा स्वामी का विचार विपरीत है, लेकिन वे संदेह में भी हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे भेजे पत्र में लिखा है। मैंने बार दोलोई से कहा है कि वो इस बारे में न्यायिक निर्णय का रास्ता चुनना अनिश्चय को निमंत्रण देना होगा। अदालत में जाने से करोड़ों हिंदुओं का भाग्य अधर में लटक जाएगा। असम को बचाने में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। उन्होंने जो प्रस्ताव लिखा उसे कांग्रेस ने पारित किया, जिससे असम भारत का अंग बना रह सका। जिन्ना की नजर असम पर थी। उस समय असम का अर्थ होता था आज के असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों का बड़ा भाग। पहाड़ी राज्यों के निवासियों को गैर हिंदू बताकर मुस्लिम लीग असम को मुस्लिम बहुल घोषित कराने पर आमादा थी। संविधान सभा के सदस्य आर के सिधवा ने संविधान के बन जाने पर संतोष की सांस ली थी और याद किया था कि 9 दिसंबर 1946 को इस ऐतिहासिक हॉल में प्रवेश करने के पूर्व हम कुछ मित्र आपस में साधारणतः इस संबंध में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार का संविधान बनाया जाएगा, उसे बनाने में कितना समय लगेगा। इस सभा के एक प्रख्यात सदस्य ने, जिन्होंने बाद में पद त्याग कर दिया था, मुझसे कहा कि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ने जा रहे हैं और ये संविधान वास्तव में एक द्वितीय नेहरू प्रतिवेदन होगा। आर के सिधवा जिस नेहरू प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं वो मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट है। उसका एक इतिहास है। 20वीं सदी के दूसरे दशक में भारत सचिव बिरकेन हेड होते थे। उन्होंने कई बार चुनौती उछाली थी कि कांग्रेस एक सर्वसम्मत संविधान बनाकर दिखाए। उस चुनौती के जवाब में कांग्रेस कार्य समिति ने पहले 1927 में मद्रास के अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। उसी की अगली कड़ी में 29 संस्थाओं को बुलाया गया, जहां मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी। उसकी रिपोर्ट को नेहरू कमेटी की रिपोर्ट कहा जाता है, जो 1928 में आई। उसमें संविधान के सिद्धांतों का विवरण है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद दिलाया कि आपको स्मरण होगा कि एक समय हम किस प्रकार की अटपटी बातें करते थे। 1927 में हम संविधान सभा के संबंध में स्पष्ट भाषा में चर्चा करते हुए हिचकते थे। 1934 में द्वितीय नमक सत्याग्रह आंदोलन के विफल होने पर हमने ये चर्चा फिर प्रारंभ की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अधिवेशन का वो प्रहर अतीत की इन यादों में विचरण का भी था। मीनू मसानी ने अपने संस्मरण अगेंस्ट द टाइड में पहला अध्याय संविधान सभा की अपनी यादों पर ही लिखा है। के मुंशी के संस्मरण में है कि उस दिन नेताओं ने संविधान सभा में पहली कतार पर आसन जमाया। घंटी बजी, एक क्षण के लिए मौन और सन्नाटा छा गया। ठीक 11 बजे संविधान सभा की कार्यवाही विधिवत प्रारंभ हुई। भारत ने इतिहास की बड़ी बाधा पार की।